जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना, सुमित्रा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उसके पति की मौत हो गई थी। वो लोगों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करने लगी थी। सुमित्रा की बेटी जब स्कूल जाती तो लोग उसे ये कहकर चिढ़ाते थे कि उसकी माँ एक काम वाली बाई है। सुमित्रा ने अपनी बेटी दीप्ति से कहा, दीप्ति जब तुम ऑफिसर बन जाओगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। और आज दीप्ति एक आईपीएस ऑफिसर है। दीप्ति ने अपना ज्वाइनिंग लेटर अपनी माँ के हाथों में रख दिया था। दीप्ति की बुआ और फूफा भी आ गए थे। दीप्ति की बुआ सोनम ने अपनी सुमित्रा भाभी से कहा कि भाभी अब आप लोगों के घरों में काम करना छोड़ दीजिए। लेकिन दीप्ति ने अपनी माँ के काम को लेकर उनसे कुछ भी नहीं कहा। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। सुमित्रा ने कहा, मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी अब, लेकिन एक घर ऐसा है जिस घर में काम करना मैं बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जिनका नाम मनोहर और राधिका है। वो दोनों बहुत ही भले इंसान हैं। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और मुझे भी वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई काम वाली नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। उनके घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ मैं ही अकेले करती हूँ। दीप्ति बेटा, अगर मैंने उनके घर का काम छोड़ दिया तो शायद फिर वो जी नहीं पाएंगे। उनके साथ जिंदगी ने बहुत ही अन्याय किया है। मेरा साथ पाकर वो लोग खुश रहने लगे हैं और अब मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके चेहरे की मुस्कान चली जाए। दीप्ति, तुम्हें पता है, तुम जो मूंग का हलवा खाती थी वो खुद बनाकर भेजती थी तुम्हारे लिए। पिछले 10 सालों से मैं उनके यहाँ पर काम कर रही हूँ। उनका और मेरा रिश्ता एक मालिक और नौकर का नहीं बल्कि एक माता पिता और बेटी का है। तो अब तुम लोग ही बताओ, भला मैं उनको अकेला कैसे छोड़ दूँ। एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पूरा परिवार गंवा दिया। अब उनका मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। दीप्ति की बुआ सोनम बोली, भाभी ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। तो अब सब कुछ फाइनल हो गया था कि सुमित्रा जी वहीं पर अकेले काम करेगी और बाकी के सारे काम छोड़ देंगी। सुमित्रा ने सबके लिए खाना पीना बनाया। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया और बहुत सारी बातें की। सभी आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। सुमित्रा लेटे लेटे आज करवट बदल रही थी क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुमित्रा को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी तक उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। सुमित्रा मन ही मन में सोच रही थी कि शशिकांत को आज कितनी खुशी हो रही होगी अपनी बेटी को आईपीएस ऑफिसर देखकर। इधर उधर की बातें सोचते सोचते वो कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। इधर दीप्ति भी अपने अतीत में खोई थी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे और उसकी मम्मी को क्या क्या सुनना और सहना पड़ा। किसी ने सही कहा है कि दुख के बाद सुख आता ही आता है। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। दीप्ति की पोस्टिंग लखनऊ में हुई थी, इसीलिए उसको एक हफ्ते के बाद लखनऊ जाना था अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। अगले दिन सुमित्रा ने सबको सुबह सुबह 5 बजे उठा दिया क्योंकि आज उन बुजुर्ग अंकल आंटी ने अपने घर में पूजा रखी थी जिसमें उन्होंने सुमित्रा के साथ साथ दीप्ति को भी बुलाया था। सुमित्रा ने सबको बता दिया कि जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ, आज उन अंकल आंटी के यहाँ जाना है, तुम लोगों को भी, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूजा रखी है और सबको आने के लिए कहा है। दीप्ति की बुआ और फूफा बोलते हैं कि वो लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन सुमित्रा जिद करके उनको भी अपने साथ ले गई। दीप्ति ने उन अंकल आंटी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दीप्ति का इस तरह पैर छूकर आशीर्वाद लेना उनको बहुत ही अच्छा लगा। एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका पोता उनके पैर छू रहा है, क्योंकि वो जब भी अपने दादा दादी से मिलने आता था तो हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था। उन्होंने दीप्ति से कहा, बेटा तुम मुझे दादी और इन्हें दादा कहकर बुलाना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बातें सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं।
पूजा का कार्यक्रम बहुत अच्छे से समाप्त हो गया था। दीप्ति की बुआ और फूफा अपने घर चले गए थे। धीरे धीरे करके इसी तरह से 7 दिन गुजर गए और इन 7 दिनों में दीप्ति ने महसूस किया कि उसकी माँ यहाँ पर अकेले नहीं है। उनका साथ देने के लिए वो दादा दादी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दीप्ति को ये चिंता सता रही थी कि जब वो अपनी ड्यूटी पर चली जाएगी तो उसकी माँ अकेले रह जाएगी। क्योंकि जब दीप्ति ने अपनी माँ से अपने साथ चलने के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था। सुमित्रा का कहना था कि जब तक वो अंकल आंटी जिंदा हैं वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दीप्ति इस एक हफ्ते में अपनी माँ सुमित्रा के साथ उनके घर पर 3-4 बार गई और उसने महसूस किया कि उसकी माँ और उनके बीच में बहुत ही प्यारा रिश्ता है। इसीलिए दीप्ति को सुकून था। दीप्ति अपनी ड्यूटी पर चली गई थी, इसीलिए सुमित्रा को उन अंकल आंटी ने अपने घर पर ही रोक लिया और सुमित्रा भी अपने घर में अकेली हो जाती, इसीलिए वो वहीं पर रुक गई। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में 2-3 बार दीप्ति अपनी माँ से मिलने आई। दीप्ति इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी माँ दादा दादी के साथ में रहती है। इस बार दीप्ति 2 महीने के बाद आई थी। वो अपनी माँ और दादा दादी को लखनऊ घुमाना चाहती थी, क्योंकि जब पिछली बार दीप्ति घर आई थी तो उसने अपनी माँ से कहा था कि इस बार वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ को साथ ले जाएगी। तो दादा दादी ने भी कहा था कि वो भी लखनऊ में कुछ जगह घूमना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चों की अकाल मृत्यु की वजह से वो कहीं नहीं जा पाए और अब तो उनका शरीर साथ ही नहीं देता कि वो कहीं घूमने के लिए जा पाएं। इसीलिए दीप्ति ने अपनी माँ के साथ साथ दादा दादी को भी ले जाने का प्लान बना लिया था। दीप्ति सबको अपने साथ लखनऊ ले जाती है और उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। आज मनोहर और राधिका जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। सुमित्रा ने पहली बार उनको इतना खुश देखा था। शायद पिछले 10 सालों में आज वो दोनों खुलकर हंसे थे। दीप्ति उनको हंसते हुए देख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दादा दादी को हंसते हुए देख रही है। कभी कभी कुछ लोगों से हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, फिर भी उनसे एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हम चाह कर भी तोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि सुमित्रा ने मनोहर और राधिका को अपने माँ बाप के रूप में स्वीकार कर लिया था और वो उनसे चाह कर भी ये रिश्ता तोड़ नहीं पा रही थी, बल्कि उसने सोच लिया था कि वो हमेशा उनका साथ देगी, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। जब दीप्ति अपनी माँ और दादा दादी के साथ में ज्यूरोसिक पार्क गई और वहाँ का नज़ारा देखकर मनोहर और राधिका जी को अपने पोते की याद आ गई, क्योंकि एक बार 15 दिनों के लिए मनोहर और राधिका जी अपने पोते के साथ लंदन गए थे। वहाँ पर उनके पोते ने बिल्कुल ऐसे ही घुमाया फिराया था जैसे आज दीप्ति उन्हें घुमा रही थी। इसी तरह 1 हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला। दीप्ति ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। सुमित्रा, मनोहर जी और राधिका जी अपने घर वापस आ गए। समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन मनोहर जी और राधिका जी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा बिटिया, अब तुम्हें दीप्ति की शादी के बारे में सोचना चाहिए। और कहीं न कहीं दीप्ति की शादी की बात सुमित्रा के भी मन में चल रही थी। उन्होंने कहा, अंकल आंटी, मैं भी दीप्ति की शादी के बारे में ही सोच रही थी। कोई अच्छा लड़का मिले फिर मैं उसकी शादी कर दूं। इस पर मनोहर जी बोले, सुमित्रा बिटिया, अगर मैं कोई लड़का बताऊं तो क्या तुम दीप्ति बिटिया की शादी उससे करोगी? कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी? अगर आपने दीप्ति के लिए कोई रिश्ता देखा है तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी वहाँ पर हमेशा खुश रहेगी। कुछ दिनों के बाद दीप्ति जब घर वापस आई तो सुमित्रा जी ने उससे शादी के बारे में बात की तो दीप्ति ने शादी के लिए हाँ कर दिया। मनोहर जी ने अपने दोस्त के बेटे वरुण से कहा, वरुण बेटा, एक बार तुम दीप्ति से मिलकर बात कर लो। अगर तुम्हें दीप्ति पसंद है तो बात को आगे बढ़ाया जाए। वरुण दीप्ति से मिलने को तैयार हो गया। वरुण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
अच्छा खासा कमा लेता है। उसके पिता आलोक सिंह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और वरुण की माँ एक टीचर थी जो अब रिटायर हो चुकी है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। वरुण ने दीप्ति से शादी करने के लिए हाँ कर दिया क्योंकि दीप्ति उसे बहुत पसंद आई थी। वरुण और दीप्ति की शादी 1 महीने के बाद तय हो जाती है। दीप्ति अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगी थी। इधर वरुण ने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ कराने का प्लान बना लिया था, जिसकी तैयारी उसने शुरू कर दी थी। धीरे धीरे करके 1 महीना कब बीत गया और फिर वो दिन आ गया जिसका दीप्ति को इंतजार था। दीप्ति दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी बेटी को लाल जोड़े में देखकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। राधिका जी दीप्ति के पास आईं और उसके कान के पीछे काला टीका लगाया और बोली, मेरी प्यारी बिटिया को किसी की नज़र ना लगे। बारात गेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और दूल्हे का स्वागत करने के लिए राधिका जी और मनोहर जी आगे आए। सारी रस्मों के बाद दूल्हा स्टेज पर पहुंच चुका था और अब बारी थी दुल्हन के आने की। जैसे ही दीप्ति कुछ लड़कियों के साथ आई तो वरुण दीप्ति को देखकर हैरान रह गया। वो दीप्ति के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वरुण के कुछ दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बस कर यार, नहीं तो भाभी को नज़र लग जाएगी। वरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो गया। धीरे धीरे करके सारी रस्में संपन्न हो गई। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई थी। विदाई के समय सुमित्रा और राधिका जी बहुत रोई थी और बुआ तो इस बात से बहुत खुश थी कि दीप्ति की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। दीप्ति विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। वहाँ पर दीप्ति की सासू माँ अनुराधा ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे दीप्ति के ससुराल में सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। इतनी सुंदर बहू पाकर अनुराधा जी बहुत खुश थी। दीप्ति की मुँह दिखाई में बहुत सारी औरतें आई थी और सबने दीप्ति की बहुत ही तारीफ की। इसीलिए अनुराधा जी फूली नहीं समा रही थी। 2 दिनों के बाद दीप्ति अपने घर आ गई थी पगफेरों की रस्म के लिए। सुमित्रा जी ने दीप्ति की ससुराल वालों के बारे में पूछा तो दीप्ति ने बताया कि उसकी ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा है, सभी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ दिन अपने घर पर रहने के बाद दीप्ति अपनी ससुराल चली गई। दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए दोनों अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए। लगभग 1 महीने के बाद वरुण का ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया था और वो लखनऊ आ गया। वरुण के लखनऊ आ जाने से दीप्ति बहुत खुश थी। वरुण ने अब एक बड़ा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था और उसने अपने मम्मी पापा को भी वहीं लखनऊ में बुला लिया। लगभग 2 महीने बीत गए थे। दीप्ति अपनी मम्मी के पास नहीं जा पाई थी क्योंकि वो जब भी अपने मायके जाने की बात करती तो कोई न कोई बहाना बनाकर वरुण टाल दिया करता था। दीप्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि वरुण ऐसे तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जब वो अपनी मम्मी के पास जाने की बात करती है तो वो बहुत ही रूखा व्यवहार करता है। दीप्ति ने मन ही मन में सोच लिया था कि आज वो वरुण से बात करके ही रहेगी और कल अपनी मम्मी के पास जाएगी, क्योंकि उसने 2 दिन की छुट्टी ली है और ये 2 दिन वो अपनी मम्मी और अपने दादा दादी के साथ बिताना चाहती है। शाम को वरुण जब अपने ऑफिस से घर आया तो दीप्ति ने उससे कहा, वरुण, मैंने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ली है, इसीलिए मैं कल अपने मम्मी के पास जा रही हूँ, क्योंकि दादी जी बता रही थी कि मम्मी की तबीयत खराब है। क्या है यार दीप्ति, ये क्या तुम दादा दादी लगा कर बैठ जाती हो? वो कोई तुम्हारे सगे दादा दादी नहीं है, इसीलिए उनसे थोड़ा कम ही बात किया करो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। और क्या पता तुम्हारे दादाजी झूठ बोल रहे हों। अगर तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होती तो तुम आए दिन तो उनसे फ़ोन पर बातें करती रहती हो, तो क्या वो तुम्हें बताती नहीं? वरुण, तुम तो मेरी मम्मी को जानते हो कि उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताएंगी,
क्योंकि वो मुझे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अरे यार बस करो दीप्ति, अब जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। आते ही दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। नहीं वरुण, आज मुझे बात करनी है तुमसे। मैं कल अपनी मम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। 2 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। एक काम करो दीप्ति, तुम जाकर मम्मी से बात कर लो इस बारे में। यार वरुण, इसमें मम्मी से बात करने वाली कौन सी बात है? जब तुम ही मना कर रहे हो तो फिर वो कैसे हाँ कर देंगी? मुझे नहीं पता कुछ भी दीप्ति। अगर तुम्हें घर जाना है तो जाकर मम्मी पापा से बात करो। मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता। अगर मम्मी हाँ कह देंगी तो फिर तुम चली जाना। अगर वो मना करती हैं तो फिर तुम नहीं जा सकती। वरुण, उनकी बातें सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। दीप्ति कमरे से बाहर चली गई और वो किचन में वरुण के लिए चाय बनाने लगी। तभी राधिका जी का फ़ोन उसके फ़ोन पर आया। उन्होंने कहा, दीप्ति बेटा, तुम कल आ रही हो ना? तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। पिछले 2 महीने में तुम घर नहीं आई और फ़ोन पर भी अपनी मम्मी से सही से बात नहीं करती हो। शायद इसीलिए तुम्हारी मम्मी को बहुत चिंता हो रही है। वो दिखाती तो नहीं है लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है। आखिर इतना जीवन काट लिया है मैंने, इसीलिए इंसान का चेहरा देखकर ही समझ जाती हूँ। दीप्ति उनसे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सासू माँ यानी कि अनुराधा जी किचन में आ गई। उन्होंने दीप्ति से फ़ोन लिया और बोली, देखिए राधिका जी, दीप्ति बहू को घर में बहुत सारे काम हैं, इसीलिए वो अभी नहीं आ सकती। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसे भेज दूंगी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। दीप्ति चाय बना रही थी, इसीलिए उसने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से अनुराधा जी ने राधिका जी की सारी बातें सुन ली थी। अनुराधा जी फ़ोन काटने के बाद किचन से बाहर चली गई और दीप्ति वरुण के लिए चाय लेकर कमरे में गई। दीप्ति ने वरुण को चाय दे दी और उससे कोई बात नहीं की। चुपचाप बेड पर एक साइड में लेट गई। दीप्ति अपने ससुराल में सबका व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस घर में बिल्कुल अकेली है। उस दिन दीप्ति बिना खाना खाए चुपचाप सो गई। अगली सुबह उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपने बैग में थोड़ा सा सामान डाला और अपनी मम्मी के पास चली गई। दीप्ति को देखकर सुमित्रा जी बहुत खुश हो गई थी। सुमित्रा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी दीप्ति उसके सामने खड़ी है। दीप्ति को देखते ही सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राधिका जी और मनोहर जी भी खुश हो गए थे। दीप्ति की शादी के बाद से सुमित्रा राधिका जी के घर पर ही रहती थी, क्योंकि राधिका जी चाहती थी कि अब उनका जो भी जीवन बचा है वो अपनी सुमित्रा के साथ बिताएं, अपने सारे दुख और सुख उसी के साथ बांटे, क्योंकि उन्होंने सुमित्रा को पूरी तरह से अपनी बेटी मान लिया था। यहाँ तक कि मनोहर जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सुमित्रा के नाम कर दी थी, लेकिन सुमित्रा को इस बात की भनक भी नहीं थी। दीप्ति के साथ 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दीप्ति ने घर में किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। दीप्ति के 2 दिन रहने से सुमित्रा के शरीर में जान आ गई थी। 2 दिन के बाद दीप्ति सबको बाय बोलकर लखनऊ वापस आ गई। लखनऊ वापस आने के बाद दीप्ति की सासू माँ ने उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाई, लेकिन दीप्ति के ऊपर उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब अनुराधा जी ने सुमित्रा के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया तो फिर दीप्ति से सहन नहीं हुआ। माँ जी, आप मेरे बारे में कुछ भी बोल लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी मम्मी के बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलिएगा। मेरे लिए मेरी मम्मी माँ बाप दादा दादी सब कुछ हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। पूरे परिवार का प्यार उन्होंने मुझे अकेले दिया। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को नौकरानी बोलने की? मेरी मम्मी दादा दादी को अपना मानती हैं, इसीलिए उनके घर पर खुशी खुशी काम करती हैं और वो उनसे काम करने के पैसे नहीं लेती। और दादा दादी भी मम्मी को अपनी बेटी मानते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपनी पोती माना है। तो फिर आप ही बताइए, अगर कोई अपने घर में काम करता है तो फिर वो वहाँ का नौकर कैसे हो सकता है? दीप्ति 2 दिन अपने मायके में रहकर क्या आई?
तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है। आने दो वरुण को, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ जी, वरुण से तो मैं खुद ही बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर दीप्ति और अनुराधा जी वरुण के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहाँ पर वरुण के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वरुण ने। वरुण का एक दोस्त था राहुल, उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। राहुल अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले रहा था, तो वरुण ने उससे पूछा कि वो ये छुट्टी क्यों ले रहा है। तो राहुल ने बताया कि उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जा रहा है। राहुल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तुम दामाद हो, उस घर के कोई नौकर नहीं जो चल दिए उनकी सेवा करने। वरुण, तुम तो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह बात करते हो। मेरी माँ भी मुझसे यही कहती हैं। तुम्हें पता है, मेरी सासू माँ का हमारे अलावा कोई नहीं है, तो फिर भला मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? क्या पता कनिका अकेले ना संभाल पाए, तो फिर मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी ना। इसीलिए मैं कनिका के साथ ही जा रहा हूँ। अरे यार राहुल, तू तो पागल हो गया है। वरुण, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है जो तुम आज के ज़माने में ऐसी सोच रखते हो। तुम मुझे एक बात बताओ, जब हमारे घर में हमारी मम्मी की तबीयत खराब होती है, तो फिर उनकी देखभाल कौन करता है? हमारी पत्नी ही ना। तो फिर जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो फिर हम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते? जब वो बाहर से आई लड़की हमारे माँ बाप के साथ हमेशा खड़ी रहती है, तो फिर हम उसके माता पिता को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी तो हमारे माँ बाप ही होते हैं। दामाद और बेटा, ये तो सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। राहुल की बातें सुनकर वरुण को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि दीप्ति तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टियां लेकर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके लिए उसे मना कर दिया। उसका साथ देना तो बहुत दूर की बात है। वरुण ने उस समय राहुल से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब वो वापस घर आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर दीप्ति बैठी थी। वरुण को देखकर दीप्ति उसके लिए चाय बनाने जा रही थी, लेकिन वरुण ने दीप्ति का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और दीप्ति के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। कान पकड़कर सॉरी भी बोला। दीप्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वरुण को क्या हो गया। उसने वरुण को उठाया और गले से लगा लिया। दीप्ति की आंखों से आंसू आ गए। थोड़ी देर तक वो वरुण के गले लगी रही और अपनी आंखों से आंसू बहाती रही। वरुण ने दीप्ति की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, दीप्ति, अब इन आंखों में आंसू मैं कभी नहीं आने दूंगा। वादा करता हूँ तुमसे, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। दीप्ति ने एक बार फिर वरुण को गले लगा लिया और वरुण ने प्यार से दीप्ति का माथा चूम लिया। अच्छा दीप्ति, बहुत हो गया रोना धोना, अब जल्दी से अपने हाथों की अदरक वाली चाय पिला दो मुझे। दीप्ति वरुण के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। तभी अनुराधा जी की आवाज़ आई, वरुण बेटा, जरा मेरे रूम में आना, तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। वरुण समझ गया था कि उसकी मम्मी को उससे क्या बात करनी है, इसीलिए उसने अपने कमरे से आवाज़ देते हुए कहा, मम्मी, मैं अभी थोड़ी देर में चाय पी कर आता हूँ। तो अनुराधा जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। वरुण फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गया था। तब तक दीप्ति उसके लिए चाय बना कर ले आई। वरुण ने चाय पी और उसी में से थोड़ी सी चाय दीप्ति को भी पिलाई। दीप्ति को आज वरुण का ये नया रूप देखने को मिला था, जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश थी। अभी वरुण चाय पी ही रहा था कि अनुराधा जी की फिर से आवाज़ आई, वरुण बेटा, अब आ भी जा। वरुण ने जल्दी जल्दी अपनी चाय खत्म की और अपनी माँ के रूम में चला गया। वरुण को देखते ही अनुराधा जी का गुस्सा उबल पड़ा। वरुण, तुम अपनी बीबी को साफ साफ समझा दो कि अगर उसे इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और अपनी मम्मी के पास चली जाए हमेशा के लिए। मम्मी, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मैंने उसकी माँ को नौकरानी क्या बोल दिया? वो तो उल्टे मेरे ऊपर ही बरस पड़ी। अब नौकरानी को नौकरानी नहीं बोलेंगे तो क्या महारानी बोलेंगे?
मम्मी, आपको समझ में भी आ रहा है कि आपने दीप्ति से क्या बोला है? आप उसकी मम्मी को नौकरानी कैसे बोल सकती हैं? आप और पापा तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मनोहर दादू और राधिका दादी ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया है, तो फिर भला वो नौकरानी कैसे हो सकती हैं? वो तो उस घर की बेटी हुई ना। और मम्मी, शायद अभी तक किसी को पता नहीं, मनोहर दादू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मम्मी जी के नाम पर कर दी है। इसीलिए अब वो उस घर की बेटी है, नौकरानी नहीं। और आपको क्या लगता है कि आप एक बेटी के सामने उसकी माँ को नौकरानी बोलेंगी और वो चुपचाप सुनती रहेगी? मम्मी, आपको नहीं लगता कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बोल जाती हैं? थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए। अब वो भी इस घर की सदस्य है। घर का सारा काम दीप्ति अकेले करती है। सुबह अपने ऑफिस जाती है तो सारा काम करके जाती है, और रात में जब घर को वापस आती है तो भी सारा काम करती है। फिर भी आपको उससे इतनी तकलीफ क्यों? अनुराधा जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका बेटा वरुण है। वो मन ही मन में सोच रही थी कि वरुण के अंदर इतना बदलाव कहाँ से आ गया। अनुराधा जी हैरान थी, लेकिन आलोक जी वरुण को देखकर मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे, वरुण बेटा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। और वरुण भी समझ गया था कि उसके इस फैसले में उसके पापा उसके साथ हैं। उस दिन के बाद से अनुराधा जी ने दीप्ति को लेकर टोका टाकी थोड़ी कम कर दी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब वरुण उनका साथ नहीं देने वाला है, और अगर उन्होंने कोई बवाल किया तो आलोक उन्हें घर लेकर चले जाएंगे। घर के काम करना अब अनुराधा जी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शांत रहना ही उचित समझा। उस दिन के बाद से घर का माहौल ही बदल गया था। लगभग 1 महीने के बाद वरुण ने दीप्ति से कहा, दीप्ति, चलो ना, दादू दादी और मम्मी जी से मिलने के लिए चलते हैं। शादी के बाद से मैं उनसे मिलने के लिए कभी गया ही नहीं। अनुराधा जी ने टोका टाकी बंद कर दी थी, इसीलिए दीप्ति उनसे पूछने के लिए चली गई। दीप्ति की सासू माँ ने हाँ कर दिया, और फिर अगले दिन दीप्ति और वरुण सुमित्रा के घर पहुंच गए। सुमित्रा ने जब वरुण को दीप्ति के साथ में देखा तो वो बहुत खुश हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दामाद उसके सामने खड़ा है। दीप्ति की माँ वरुण के पैर छूने के लिए नीचे झुकी, लेकिन वरुण ने उन्हें उठा लिया और अपने पैर नहीं छूने दिए, बल्कि सुमित्रा को गले से लगा लिया। वरुण का व्यवहार देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा दोनों को घर के अंदर ले गई। सुमित्रा आज भी मनोहर जी को अंकल जी कहकर बुलाती है। उसने आवाज लगाई, अंकल जी, बाहर हॉल में आओ, देखो तो कौन आया है। मनोहर जी और राधिका जी अपने कमरे से बाहर आए तो देखा वरुण और दीप्ति खड़े हैं। वरुण ने दादू और दादी के पैर छुए और दीप्ति उनके गले लग गई। घर में खुशियों का माहौल हो गया था। सभी लोग बहुत खुश थे। अगले दिन वरुण और दीप्ति वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा, मम्मी जी, अब की बार आप सब लोगों को आना होगा। हम अपना एक नया मकान खरीद रहे हैं और 1 हफ्ते के बाद उसी का गृह प्रवेश होगा। इसीलिए मैं आप सबको अभी से इनवाइट कर रहा हूँ। बाद में कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो मनोहर जी बोले, बेटा, सुमित्रा जरूर आएगी, लेकिन हम दोनों का अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल हमारी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। दादू, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप सब आराम से आ जाना। दीप्ति वरुण की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि अभी तक दीप्ति को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1 हफ्ते के बाद दीप्ति का बर्थडे आ रहा था, इसीलिए वरुण उसे सरप्राइज देना चाहता था। सारे कागज तैयार हो चुके थे, अब बस दीप्ति के साइन चाहिए थे, क्योंकि वरुण वो घर दीप्ति के नाम पर ले रहा था। एक बार दीप्ति और वरुण बाहर घूमने गए थे तो दीप्ति ने वरुण से कहा था कि उसे वो मकान बहुत ही पसंद है, क्योंकि उस लाइन में सारे मकान एक जैसे ही बने थे, इसीलिए वो कॉलोनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर, अब दीप्ति को इतना तो पता चल गया था कि वरुण अपना घर ले रहे हैं, लेकिन इसके आगे दीप्ति को कुछ भी नहीं पता था। और फिर 15 मार्च आ गई थी, जिसका वरुण को इंतजार था। वरुण ने उस घर में गृह प्रवेश और बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी कर दी। सुमित्रा, मनोहर जी और राधिका जी दीप्ति के लखनऊ वाले घर में आ चुके थे। अनुराधा जी और आलोक जी ने सबका स्वागत बहुत अच्छे से किया था।
आलोक जी तो मनोहर जी और राधिका जी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। वरुण ने सबको अपने नए घर पहुंचा दिया था और फिर वो दीप्ति की आंखें बंद कर नए घर के पास ले गया। जब वरुण ने दीप्ति की आंखें खोली और उसने सामने वो घर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो वही घर था जो उसने पसंद किया था, क्योंकि दीप्ति को अभी तक इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि वरुण कोई घर ले रहा है और दीप्ति ने खुशी के मारे उछलकर वरुण को गले से लगा लिया। फिर जब उसने देखा कि आसपास सभी लोग खड़े हैं तो शर्मा कर उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। दीप्ति के लिए उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था। गृह प्रवेश का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। फिर उसके बाद दीप्ति की बर्थडे पार्टी की शुरुआत हुई। सबने बहुत ही एंजॉय किया। अधिकतर लोग अपने घर चले गए थे और जो कुछ लोग रह गए थे उनके रुकने का वरुण ने इंतजाम कर दिया। सभी अपने रूम में आराम कर रहे थे। तभी वरुण ने दीप्ति के सामने वो कागज रख दिया और उससे कहा, मैडम जी ये घर आपका है, आप इस पर साइन कर दीजिए। लेकिन तभी दीप्ति ने वरुण से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वरुण हैरान रह गया। वरुण, अभी मम्मी पापा जिंदा हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ ये घर मम्मी के नाम पर ले लूँ। दीप्ति, ये घर तुम्हारे नाम पर हो, ये फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मम्मी और पापा मेरे इस फैसले में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि घर की देखरेख सब कुछ तो दीप्ति करती है। फिर वो घर अपने नाम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए उन्होंने खुद कहा है कि ये घर तुम्हारे नाम पर हो। दीप्ति को आज अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि उसको ऐसा पति मिला है जिसने उसके ससुराल को उसका घर बना दिया, सास ससुर के रूप में माँ बाप का प्यार दिला दिया। सच में ऐसा पति बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। लगभग 5 दिनों तक सुमित्रा, मनोहर जी और राधिका जी सब एक साथ एक ही घर में रहे। उसके बाद सुमित्रा जी अपने घर वापस जाने की बात कहने लगी तो वरुण और दीप्ति उनको घर छोड़कर आए। सुमित्रा जी मन ही मन में सोच रही थी कि उनकी मेहनत सफल हो गई। पहले उनकी बेटी एक आईपीएस ऑफिसर बन गई और आज वो अपने ससुराल की बहू सी बेटी बन गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।